स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह के संकेत मिल रहे हैं सुबह सुबह ग्लोबल मार्केट से एशियाई बाजारों की चाल कैसी है, और साथ ही एक लॉन्ग वीकेंड के बाद आज भारतीय बाजार खुलेंगे। तो आज के लिए अहम खबरें भी काफ़ी सारी जिस पर कि आपको नजर रखनी है। कुछ बड़े अपडेट आए हैं, ये सारी चीजें आपके सामने एक एक करके हम रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट के संकेतों से, और इसमें एशियाई बाजारों की शुरुआत अगर देखें तो गिफ्ट निफ्टी कमजोरी के साथ यहाँ पर शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। करीब 30 अंक नीचे है इस वक्त गिफ्ट निफ्टी। शुक्रवार को हमने देखा था कि करीब 19,600 के आसपास ही क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली थी गिफ्ट निफ्टी की, लेकिन अब 19,600 के नीचे यहाँ पर मौजूदा शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। शुक्रवार के दिन हमने भारतीय बाजारों में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा। अक्टूबर सीरीज की जो शुरुआत थी वो काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं एशियाई मार्केट से वो हल्की कमजोरी के साथ है। हालांकि कल ज़्यादातर एशियाई बाजार बंद थे। हमने देखा था कि गोल्डन हॉलीडे वीक के मौके पर कोरिया के बाजार बंद थे, हांगकांग के बाजार बंद थे, तो वहां से कुछ संकेत नहीं मिला। और चीन के बाजार भी बंद है और वो 6 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। तो ये छुट्टी का माहौल है फिलहाल एशिया मार्केट से, तो कुछ ज़्यादा बड़े क्यूज तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी इस वक्त कमजोरी इंडिकेट कर रहा है। और दुनिया भर से संकेतों की बात करें तो वहां से भी मिले जुले संकेत ही देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार वैसे तो अपने ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। डाउ जोन्स में निचले स्तरों से करीब 200 अंकों का सुधार देखने को मिला है, और एक बड़ा ट्रिगर ये था कि अमेरिका में जो शटडाउन का खतरा था वो टल चुका है, जिसके चलते हमने कल एक तेजी देखी और संसद ने 45 दिन के फंडिंग बिल को मंजूरी दे दी है। तो ये तो एक पॉजिटिव खबर थी ही, और इसके अलावा कुछ महंगाई के आंकड़े भी आए ओवर द वीकेंड। शुक्रवार को पीसी इंडेक्स आए जो कि अनुमान से बेहतर थे, तो उन सब खबरों ने बाजार में एक तेजी बनाने का काम किया। लेकिन अभी भी ब्याज दरों में बढ़त की जो चिंता है वो बरकरार है, और अब इस पूरे हफ्ते कुछ अहम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आएंगे जिस पर कि बाजार की नजर रहेगी। उसके पहले हमने देखा कि ब्याज जो यूएस 10 साल के बॉन्ड यील्ड्स हैं वो 4.7% के पास पहुंचे 2007 के ऊपरी स्तर पर। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी करीब 106 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ब्याज दर में बढ़त की चिंता बरकरार है, और ऐसा ही कुछ जो ओवर द वीकेंड फेड ऑफिशियल्स की तरफ से बयान आए वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट किया गया कि जब तक महंगाई को वो पूरी तरह से काबू में नहीं कर लेंगे तब तक ब्याज दरों में जो बढ़त है वो आगे भी जारी रहेगी। हो सकता है कि कई बार ये बढ़त लेना पड़े, और कुछ का ये भी मानना है कि आगे आने वाली पॉलिसी के पहले कुछ अहम डेटा है जिसको कि फेड क्लोजली वॉच करेगा। फेड चेयरमैन की तरफ से बयान आ रहा है कि इकोनॉमी अभी भी पेंडेमिक की दिक्कतों से जूझ रही है, तो उसको लेकर भी कुछ कंसर्न्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो ये कुछ अहम बयान आए इस बीच जिस पर कि बाजार ने और बॉन्ड मार्केट ने रिएक्ट किया। ब्याज दरों में बढ़त की जो चिंता है वो अभी थोड़े लंबे समय तक जारी रह सकती है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तेजी अमेरिकी बाजारों में नहीं दिखी। कल तो हरे निशान में हुए, लेकिन अब आज जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह की कमेंट्री आ रही है, वो हल्की कमजोरी के साथ है। यूरोप के बाजार भी कमजोरी के साथ ही बंद हुए। मजबूत डॉलर यील्ड्स के चलते एक सिल्वर लाइनिंग ये दिखी कि कच्चे तेल नीचे आ गया और 3 हफ्ते के निचले स्तर पर कच्चा तेल कारोबार कर रहा था, और ब्याज दरों के बढ़त के अनुमान से सोने में भी गिरावट जारी है। तो ये हाल था बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट का। लेकिन बॉन्ड यील्ड्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत की बात है। अब देखना होगा कि यहाँ से आगे की चाल इस पूरे हफ्ते कैसी रहती है, क्योंकि बहुत सारे की डेटाज हैं जिस पर कि बाजार की नजर रहेगी। फिलहाल मिले जुले संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। अब आगे बढ़ते हैं और एफआईआईज और डीआईएस के अपडेट एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए वायदा बाजार के आंकड़े क्या कह रहे हैं। कैश मार्केट में विदेशी निवेशक बिकवाली करके गए और करीब 1685 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईआईज की तरफ से। डीआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में खरीदारी हुई है उनकी तरफ से और 2751 करोड़ का आंकड़ा है ये। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें 700 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शन में 25,751 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा इस वक्त निकल कर आ रहा है। तो ये हैं कुछ अहम डेटा एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और इन आंकड़ों को देखते हुए आज बाजार पर क्या रणनीति अपना के चले ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा। अजीत, थैंक यू सो मच ईटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो एक लंबे वीकेंड के बाद हम आज जब खुलने की तैयारी कर रहे हैं, संकेत काफ़ी मिले जुले हैं।
हालांकि जब शुक्रवार को हम बंद हुए तो पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुए थे, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि ये जो ओवर द वीकेंड ढेर सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, खबरें आई हैं, उनको देखते हुए क्या वो तेजी टिकाऊ रहेगी? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, जैसे आपने बताया कि लास्ट सेशन में हमने जरूर अटेंड किया था एक रिकवरी का, बट प्रॉफिट टेकिंग आई थी फाइनल लास्ट में। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पूजा, जब तक कि आप 19,750 को रिक्लेम नहीं करते हैं निफ्टी में डिसाइसिवली, तब तक कोई एक स्ट्रॉन्ग मूव, उसकी एंटिसिपेशन थोड़ा सा जल्दी होगा। ओवरऑल टोन मुझे लगता है साइडवेज टू बेरिश ही रहेगा जब तक कि आप 19,750 से नीचे है। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, बिकॉज सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं बोथ लॉन्ग और शॉर्ट साइड पे। तो वो देखते हुए आपको मतलब वही एटीट्यूड रखना चाहिए, इंडेक्स को ज्यादा फोकस ना करें, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। तो इसको देखते हुए दोनों ही रिकमेंडेशन मेरी बाय साइड पे होगी, बिकॉज जिस तरीके से हमने देखा है पीएसयू सेगमेंट अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिडेंस दिखा रहा है। उसमें बीएचईएल एक पिवट फॉर्म करने के बाद डेली चार्ट पे वहां पे रिकवरी देखने को मिली थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 137 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं 128 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ ओएनजीसी जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा जिस तरीके से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग हुई है और ओवरऑल टोन जिस तरीके से बना हुआ है इसमें। तो यहाँ पे भी आप 200 तक के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप एट 188। थैंक यू अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो इंडेक्स फिलहाल दूर रहिए, इंडेक्स से स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए और ऐसे में बीएचईएल और ओएनजीसी अच्छा लग रहा है, वहाँ पर आपको खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। और इस हफ्ते काफ़ी इम्पोर्टेंट हम देख रहे हैं कि इवेंट्स भी आने वाले हैं, आरबीआई की पॉलिसी भी रहेगी, तो काफ़ी कुछ चलेगा। उस लिहाज से उसको देखते हुए अभी फिलहाल इंडेक्स में ट्रेड करने की राय नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच करने की रणनीति यहाँ पर अपनाने की राय। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। पूरा अपडेट लेकर हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबको सबसे पहले जो है प्राइमरी मार्केट जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की लिस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन 37 टाइम्स का जो आईपीओ प्राइस था 119 पर शेयर है। अब एक्सपेक्टेड है कि प्रीमियम लिस्टिंग होगी। ऑटो सेल्स के अपडेट के नंबर्स आए थे और जल्दी से मैं बता दूं, अबव एस्टिमेट्स में एम के ऑटो और ट्रैक्टर सेल्स आए हैं, आयशर के वीसी सेगमेंट, हीरो मोटर और टीवीएस मोटर, यहाँ पे जो है अबव एस्टिमेट सितंबर के मंथ में जो है ऑटो सेल्स देखने में इनलाइन मारुति थी। और बिलो एस्टिमेट्स अगर देखें तो रॉयल एनफील्ड, आयशर मोटर्स की और टाटा मोटर्स की जो पैसेंजर व्हीकल है, इन सेगमेंट में जो है बिलो द नंबर्स देखने मिले थे। अब बात करेंगे Q2 अपडेट्स की, तो यहाँ पे लार्जली देखेंगे तो कोल इंडिया के अपडेट स्ट्रॉन्ग आए हैं, प्रोडक्शन लगभग 13% बढ़ा है एंड ऑफकोर्स पावर का डिमांड भी इम्पैक्ट आया है। हालांकि जिंक की बात करें तो सिक्वेंशियली रिफाइंड मेटल की जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी कम हुई है सिक्वेंशियल बेसिस पे। और अगर अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ आई है, लगभग 15% का टोटल सेल्स वॉल्यूम बढ़ा है। हालांकि सीक्वेंशियली ज़रूर थोड़ी गिरावट आई है, लगभग 12% का। खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो वेदांता जो है 6 नए एंटिटीज़ में स्प्लिट होगी और जो डी मर्जर रेशियो रहेगा 1 शेयर मिलेगा। अगर आप वेदांता में होल्ड करते हो तो हर एक कंपनी में आपको 1 नए शेयर मिलेंगे। गुजरात गैस और गेल भी फोकस में रहेंगे। यहाँ पे जो है आरामको जो है उन्होंने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी है नवंबर के मंथ के लिए, और हायर प्रोपेन प्राइसेस के कारण गुजरात गैस के लिए जो पॉजिटिव होता है। हालांकि जो गेल होती है उसमें भी ये इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव देखने मिलेगा क्योंकि हायर वॉल्यूम्स रहेंगे। रिलायंस और ओएनजीसी भी फोकस में रहेंगे। डिफिकल्ट फील्ड गैस प्राइसेस में जो है गिरावट देखने मिली है। अब ये लोअर गैस प्राइसेस अगर रहेंगे तो ये नेगेटिव हो सकती है रिलायंस और ओएनजीसी के लिए। हालांकि थोड़ी सी पॉजिटिव सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए हो देखने मिल सकता है। एमजीएल ने भी अपने सीएनजी प्राइसेस को जो है गिराया है, तो इस पर भी ज़रूर आप फोकस रखिएगा। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स हाल ही लिस्टेड हुई थी और जो जून क्वार्टर के नंबर आए हैं यहाँ पर लार्जली गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू में लगभग 38% का जो है जंप देखने मिला है। स्टील स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। इंडियन स्टील प्राइसेस चैनल चेक सजेस्ट करे कि अपनी दाम बढ़ा सकते हैं और एक प्राइस हाइक 1000 रुपये प्रति टन अक्टूबर के महीने में देखने मिल सकता है। हीरो मोटोकॉर्प जो है कुछ सेलेक्ट मॉडल्स जो है वहाँ पे अपने प्राइस इंक्रीज करेंगे 1% से। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने जो है लगभग 12 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। और अगर बात करें तो ओवरऑल जो है आरवीएनएल को L1 बिडर आया है 1000 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट का, और कल्पतरु पावर को जो है प्रोजेक्ट्स को माफ़ करिएगा 110 करोड़ का जो है ऑर्डर देखने मिला। और औरोबिंदो फार्मा को यूएस एफडीए का कंप्लीशन हुआ है तेलंगाना प्लांट में, जहां पे एक ऑब्जर्वेशन आया है फॉर्म 483 के जरिए। ओके, थैंक यू शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें आई हैं
और प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन बना हुआ है। ऑटो शेयरों पर भी नजर रखिए आज के दिन। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। चलिए बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ वंदना भारती जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। वंदना, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। कच्चे तेल से पहले शुरुआत करते हैं। भारी गिरावट वहां पर देखने को मिली और 3 हफ्ते के निचले स्तर पर अब आ चुका है। क्या करें यहाँ से? क्या आप और गिरावट देख रही हैं क्रूड में? जी पूजा, गुड मॉर्निंग। यहाँ लग रहा है कि फॉल यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। डॉलर इंडेक्स से 107 से ऊपर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और ये काफी बड़ा कंसर्न है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग होगी आज कमोडिटी में, चाहे वो बुलियन हो या फिर एनर्जी काउंटर हो या बेस मेटल हो। तो मेरे ख्याल से 7500 के लेवल्स के करीब यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। 7350 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे करीब करीब 75 पे से थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि क्रूड में एक और गिरावट आता हुआ अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इनफैक्ट थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ले तो 7250 तक के प्राइसेस भी नीचे की तरफ आ सकता है यहाँ पे। बिल्कुल, तो यहाँ पर गिरावट और बढ़ सकती है फिलहाल। जिस तरह से हम आपको शो की शुरुआत में ही बता रहे थे कि बॉन्ड यील्ड्स ऊपर हैं, डॉलर इंडेक्स 107 के पास आ चुका है, तो वो कहीं ना कहीं दबाव बनाने का काम करता है। तो वरना क्या सोने चांदी में भी आप आज बिकवाली की ही राय देंगी? जी, सोने ने काफी क्रूशियल लेवल जो है उसे तोड़ा है, ब्रीच किया है। और आज के दिन में सोने से भी ज्यादा गिरावट यहाँ पे चांदी में होने वाली है। तो चांदी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ गया है, वहां पे सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। लेकिन एमसीएक्स गोल्ड में मुझे लग रहा है कि 56,700 एक गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे होगी, वहां पे सेलिंग करना चाहिए। 56,200 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 57,000 का। अगर बात चांदी की जाए तो मुझे लग रहा है कि चांदी में यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग होने की संभावना है और प्राइसेस यहाँ पे हो सकता है कि 68,500 के करीब भी यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाए। तो इस काउंटर में भी सेलिंग एडवाइस ही रहेगी। ओके, तो गोल्ड में आप बिकवाली करके चलिए 56,200 के लक्ष्य के लिए। चांदी में फिलहाल कोई ट्रेड लेने की राय नहीं है क्योंकि ऑलरेडी काफी टूट चुका है। 20 मीटर्स में वरना कहीं मौके देख रही हैं आप? जी, कॉपर ने इंडिकेशन देना शुरू करा था सबसे पहले कि एक डाउनफॉल यहाँ पे आ सकता है और ये काउंटर को लीड कर। मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉपर में भी एक डाउनसाइड जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए आज के दिन में। 721 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट नीचे का रहेगा आपको 714 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 726 का। और मुझे लग रहा है कि इसके साथ साथ जिंक में भी 2 से 3 रुपए तक का फॉल आता हुआ हम देख सकते हैं। तो दोनों ही काउंटर में यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगा। ठीक है, तो सारे के सारे सेगमेंट में बिकवाली करने की ही राय। कॉपर और जिंक में भी बिकवाली करके ही चलिए। स्टॉप लॉस और टारगेट आपको बताया। कॉपर और जिंक यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड आप ले सकते हैं। वरना थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो ये तो बात हुई कमोडिटी में ट्रेड करने के आइडियाज़ हमने आपके सामने रखे। लेकिन इक्विटी मार्केट में कहाँ पर ट्रेड करें, ये आपके सामने एक एक करके रखेंगे। सुबह जब हमारी अजीत से बात हो रही थी, उन्होंने बीएचईएल और ओएनजीसी में खरीदारी करने की सलाह दी थी। इसके बाद एंजल वन के जो कॉल्स हैं उसमें ग्रैनुअल्स में वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 372 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 343 का। और डीएलएफ में भी खरीदारी करने की सलाह है। 521 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट है 554 का। निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स हैं उसमें पहला है ओएनजीसी। यहाँ पर भी तेजी करने की राय दे रहे हैं। 197 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 186 का। और कोल इंडिया में खरीदारी करने की सलाह है 303 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस है 289 का। तो आज एनर्जी स्टॉक्स काफ़ी पसंद आ रहे हैं निवेश हमारे एक्सपर्ट्स को, खास करके ओएनजीसी। इस पर नज़र रखिए क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। तो स्टॉक पर ज़रूर नज़र रखिए और एनर्जी पैक भी आज फोकस में रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अक्टूबर सीरीज़ की। वैसे तो शुक्रवार से हमने अक्टूबर सीरीज़ की शुरुआत कर ली है, लेकिन इस सीरीज़ में एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं कि बाजार का प्रदर्शन कैसा रहता है यूजुअली अक्टूबर सीरीज़ का, और आंकड़े क्या कहते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, बताइए अमूमन अक्टूबर सीरीज़ कैसी रहती है?
जी बिल्कुल, तो ये एक सीजनैलिटी बेस्ड स्टडी है। इसमें पिछले 10 सालों का डेटा हमने गैदर किया है अक्टूबर महीने का, और इसके हिसाब से कई इंडाइसेस है जिन्होंने पिछले 10 सालों के अक्टूबर महीने में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। निफ्टी ने पिछले 10 सालों के अक्टूबर में 9 में पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि मिड कैप इंडेक्स ने एक अच्छा परफेक्ट रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों के हर अक्टूबर में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ने भी सारे अक्टूबर्स में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बस पीएसयू बैंक इंडेक्स में वॉलेटिलिटी के वजह से 10 में से 8 अक्टूबर में पॉजिटिव रिटर्न दिखे हैं। अब देखते हैं इंडाइसिस ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले 10 सालों के अक्टूबर महीने में। एवरेज टर्म्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप टेबल में देख सकते हैं कि निफ्टी ने अक्टूबर में एवरेज 2.9% रिटर्न दिया है, जबकि मिड कैप इंडेक्स ने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है 3.3%। लेकिन असली चमत्कार तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में किया है, जहां पर हम 5 to 9% की रेंज में देख रहे हैं। अंत में अगर हम एफएनओ स्टॉक्स की लिस्ट देखें तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ने अक्टूबर में सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है। 10 में से 10 पॉजिटिव क्लोजेस दिए हैं, 11.5% का एवरेज अक्टूबर मंथली रिटर्न भी हासिल किया है। इसके साथ साथ स्टील अथॉरिटी, मनप्पुरम फाइनेंस, एनएमडीसी और एसबीआई ने भी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 10 सालों के अक्टूबर महीने में। थैंक यू अंश आपका ये जानकारी देने के लिए। तो अक्टूबर में कैसी सीरीज रह सकती है, ये अंदाज़ा हमने आपको बताया कि पहले का ट्रेंड कैसा रहा और आगे कहां पर आपको नज़र रखनी, ये हमने आपको इस लिंक के जरिए बताया। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स की। और ब्रोकरेज हाउसेस की नज़र कहां पर है, ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम वेदांता के साथ। सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ऑपरेशनली नहीं बदलेगा डीमर्जर के अनाउंसमेंट के चलते, और ओवरऑल ये जो मूव है इसके चलते पेरेंट कंपनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को ला पाएगी और ओवरऑल डेट पर जो प्रेशर है वो भी ईज होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो शार्प अंडर परफॉर्मेंस रिसेंटली देखा है और इसी के चलते सीएलएसए ने वेदांता पर अपनी राय को अपग्रेड कर अंडर परफॉर्म की राय से आउट परफॉर्म की राय दी है, मगर अपना टारगेट प्राइस घटाकर 230 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। ईएमएस इंडस्ट्री पर इनक्रेड की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। ये हाईलाइट कर रहे हैं कि इंडिया की ईएमएस इंडस्ट्री करीब 32% कैगर पोस्ट कर सकती है, $80 बिलियन टच कर सकती है 2026 तक, और ओवरऑल इंडिया सबसे अट्रैक्टिव कंट्री बन सकता है ईएमएस के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज की तरफ से भी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते उन्होंने ऐड की राय के साथ कवरेज शुरू की है एवलॉन टेक, एम्बर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, साइंट, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, केन्स, डिक्सन सिनेमा और आईक्यू लाइटिंग पर। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर। इक्विटिस का कहना है कि इंडस्ट्री टेलविंड्स फेवरेबल नजर है गोकुलदास के लिए, और ओवरऑल अगर हम देखें तो अट्रैको का जो एक्विजिशन जो उन्होंने हाल ही में किया था, इसके चलते उनके ग्रोथ जर्नी में काफ़ी बड़ा उछाल नजर आ रहा है। तो ऑल इन ऑल इक्विटिस ने गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पर लॉन्ग की राय के साथ कवरेज शुरू की है। डाबर पर अब फोकस करते हैं। एमके की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और डोमेस्टिक बिजनेस में रिकवरी नज़र ज़रूर आ रही है। रूरल रीजन्स में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी बरकरार नज़र आ रही है और प्रीमियमाइजेशन के चलते मार्जिन को भी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है और इसी के चलते एमके ने डाबर पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। एचयूएल भी हमारे रेडार पर रहेगा। सीएलएसए का कहना है कि ओवरऑल जो बुरा समय था रूरल डिमांड के लिए वो अब बीत चुका है और इनफैक्ट रिकवरी एक्सपेक्टेड है सेकेंड हाफ में। वैल्यूएशंस भी रीजनेबल नजर आ रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 3135 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे एमजीएल पर। जेफरीज का कहना है कि ओईएम पार्टनरशिप्स के चलते वॉल्यूम ग्रोथ एक्सेलरेट होते हुए आ रही है। मार्जिन अपसाइड का पोटेंशियल भी है FY24 में और ओवरऑल ईवी रिस्क भी काफ़ी मैनेजेबल है। तो इसी के चलते जेफरीज ने एमजीएल पर अपनी राय को अपग्रेड कर होल्ड की राय से अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है। ओके, थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।